हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टीम। हम आ चुके हैं चैप्टर 2 मनी के लास्ट पार्ट में, यानी फोर्थ पार्ट में, जिसमें हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, बार्टर सिस्टम और उसकी डिफिकल्टीज देख ली है। उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था डिस्क डी। देन हमने डेफिनेशंस ऑफ मनी देखा था, जिसमें से हमने याद किया मनी इज व्हाट मनी डज, प्रोफेसर वॉकर, जो चलते चलते ये डेफिनेशन देखे गए। फिर एवोल्यूशन ऑफ मनी में हमने टाइप्स ऑफ मनी देखे थे। पहले एनिमल मनी हुआ करती थी, फिर हमने कमोडिटीज ली, फिर प्रीशियस मेटल से आड़े टेढ़े कॉइन्स बनाए। उन आड़े टेढ़े कॉइन्स को शेप दिया मेटालिक कॉइन्स में, और टोकन कॉइन्स बनाए चीपर मेटल से, वाइल स्टैंडर्ड कॉइन्स प्रीशियस मेटल से बनते थे। उसमें प्रॉब्लम आई ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमने इस्तेमाल किए पेपर मनी, यानी अपने करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स का गुम होने का डर था, रिस्क ऑफ स्टोरेज की वजह से हमने स्विच किया क्रेडिट मनी या बैंक मनी पे। फिर हमने कहा हमें बैंक भी नहीं जाना, हम अपने ट्रांजेक्शन्स किसी भी शॉप से अकाउंट टू अकाउंट डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो हमने इस्तेमाल किए डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, दैट इज प्लास्टिक मनी। एंड अब फाइनली हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी पे, जो हम कभी भी अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं यूजिंग गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग एटसेट्रा। हमने डिफरेंस बिटवीन लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी देखा था। लीगल टेंडर में सारे कॉइन्स करेंसीज आते हैं, और नॉन लीगल में आते हैं चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो ऑप्शनल मनी है, कोई भी उसे रिफ्यूज कर सकता है। क्वालिटीज ऑफ मनी में क्या था? एड सी पी एच एस, एड सी पी एच एस, ADD CPHS। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। अगर लोग मनी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो मनी यूज कैसे कर पाएंगे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए? इसके लिए एग्जांपल लिया था आसाम, मुंबई के कॉइन्स और नोट्स आसाम में जाकर आसाम की चाय खरीदने में काम आ सकते हैं, वहां पर भी एक्सेप्टेबल है। फिर दुकानदार के पास में छुट्टा ना होने की वजह से हमने अपने 100 रुपीज के 10 रुपीज नोट्स के 10 नोट्स करवा लिए थे, तो वो हो गई डिविजिबिलिटी, यानी वी कैन फैसिलिटेट स्मॉलर ट्रांजेक्शन्स ड्यू टू स्मॉलर डिनोमिनेशंस। फिर हमने जिससे छुट्टा करवाया था उसके पास में 10 के 10 नोट्स एक ही जगह से तो आए नहीं थे, कोई आए थे दुकानदार की तरफ से, कोई आए थे भाजी वाले की तरफ से, कोई ऑटो रिक्शा की तरफ से। तो यानी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रिपीटेडली हो रहे हैं, और सेम नोट्स एक जगह से दूसरे जगह, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जा रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या होने चाहिए? ड्यूरेबल। तो आ गई ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ क्षमता। फिर हमने कहा था कि अगर उसी रात 8 नवंबर की रात को डीमोनेटाइजेशन हो जाए और कुछ दिनों में नए 500 और 2000 के नोट्स आ जाएं, तो वो भी अपने सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स की वजह से रिकॉग्नाइज इजीली हो पाने चाहिए कि हाँ ये इंडियन रुपीस के नोट्स हैं, ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो सके। तो ये आ गई हमारी कॉग्निजेबिलिटी, एबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड। फिर पोर्टेबिलिटी। मुंबई टू कोलकाता जाने के लिए मैं 2000 के 5 नोट्स लेके आसानी से 10,000 रुपए लेकर जा सकती हूँ, या स्मॉलर डिनोमिनेशंस में लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि वो करेंसी नोट्स हैं जो कि इजीली पोर्टेबल हैं। या हमारे पास में ऑप्शन आता है ई मनी का, कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का। इस तरह अब पोर्टेबिलिटी हो गई है बड़ी आसान। देन कम्स होमोजेनिटी, यानी सेम करेंसी के नोट्स एकदम डिट्टो सेम दिखने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए अपने फीचर्स में। गांधी जी का पोज बदलना नहीं चाहिए, और आरबीआई गवर्नर की साइन होनी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है एक सेम डिनोमिनेशन की, यानी 10 रुपए के सारे 10 के नोट एकदम सेम दिखने चाहिए। वहीं अगर बात करें कॉग्निजेबिलिटी की, तो हर प्रकार के 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, सब में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, उनके डिस्टिंक्ट मार्क्स से एक जैसे होने चाहिए। वहीं 10 रुपए के सारे 10 के 10 नोट्स के शेप, साइज, कलर, टेक्सचर सेम होने चाहिए। वो आ गई हमारी होमोजिनिटी। देन कम्स स्टेबिलिटी। 10 रुपए का नोट जो आज 10 रुपए का है, कल 9 रुपए का भी नहीं होगा, और 11 रुपए का भी नहीं होगा। जो 10 रुपए का है वो 10 रुपए का बन के ही जिएगा, और अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाता है तो वो उसकी वैल्यू सीधी 10 रुपीज से 0 रुपीज हो जाएगी। तो मनी के जरिए हमें एक मेजर ऑफ वैल्यू मिल गया, जिससे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। अब आ जाते हैं आज के पार्ट पे, जो है फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले हम देखेंगे मनी के प्राइमरी फंक्शंस, यानी एकदम बेसिक फंक्शंस। तो सबसे पहली बात, हम मनी का इस्तेमाल करने क्यों लगे थे? क्योंकि बार्टर एक्सचेंज में कई सारी डिफिकल्टीज थी। आपने देखा होगा, अगर हमें कोई नया घर खरीदना है तो हम एक एजेंट की मदद लेते हैं, जो कि एक मीडियम बनता है डील कंप्लीट करवाने में। तो उसी तरह हमें एक्चुअल में चाहिए तो गुड्स एंड सर्विसेज ही हैं, लेकिन हम उसके लिए एक मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मनी। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी वांट सामने वाले बंदे की वांट से मैच करे, डबल कोइंसाइड करे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो एक मीडियम का काम करता है ताकि एक्सचेंज टेक प्लेस कर पाए। एनी कमोडिटी कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर मनी। ठीक है, एनी कमोडिटी, दुनिया की कोई भी कमोडिटी मनी से खरीदी जा सकती है, एक्सेप्ट रिलेशनशिप्स। प्यार, वफादारी, ऐसी चीजों को छोड़कर कोई भी कमोडिटी और सर्विस हम पैसों से खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं।
नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। हम जानते हैं कि मनी एक मीडिएटर का काम करता है और उससे हम एक कमोडिटी की प्राइस दूसरी कमोडिटी से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे, वो अब कर सकते हैं मनी के जरिए। यानी एक किलो वीट को 1 लीटर मिल्क से कंपेयर कर सकते हैं उनकी प्राइजेस की वजह से। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है कमोडिटी, यानी क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज है। टर्म्स अलग अलग यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारी कहानी उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द फिर रही है। हमारी इकोनॉमी जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वाया मनी। सो मनी एनेबल्स टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, है ना। अब हम प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट करेंसीज आर यूज टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ भाई, रुपी इन इंडिया, यूएसए में जाओगे तो डॉलर यूज करना पड़ेगा, यूके में पाउंड, जापान में येन। और इसी वजह से क्योंकि हम कंपैरिजन कर सकते हैं मनी के जरिए, इसलिए हम अपने सारे इनकम, एक्सपेंसेस और असेट्स और लाइबिलिटीज मॉनेटरी टर्म्स में अपनी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। वो सब बनाना आप बीके में अकाउंट्स में सीखेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंडरी फंक्शंस की ओर। जैसे हमने पहले 7th स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस और टर्शियरी ऑक्यूपेशंस, तो वहां पर भी सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस प्राइमरी ऑक्यूपेशंस पे निर्भर करते थे। तो इसलिए क्योंकि हमारे प्राइमरी फंक्शंस में मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और एक मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है, इसलिए उस बेस की वजह से हमारे सेकेंडरी फंक्शंस में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, इसलिए लोन रीपेमेंट के इंस्टॉलमेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम, taking loans was easy, but its repayment was difficult because loan was in the form of grains, cattle, etc. इसमें हमने क्या देखा था कि ग्रेन्स पेरिशेबल है और कैटल का शेप साइज बदल जाएगा, तो हम उन्हें सेम स्टेट में रीपे नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास है हमारा मीडिएटर मनी। मनी हैज ओवरकम दिस डिफिकल्टी क्योंकि हम पूरा एक्सचेंज मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं। पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट्स। ये मैंने आपको तभी भी बताया था कि जो भी पेमेंट हमारा होने वाला है वो फ्यूचर डेट में होने वाला है, और फिलहाल हमने लोन लेकर रखा है। बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम, हमने क्वालिटीज ऑफ मनी में देखा कि मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है। आज का 10 रुपए का नोट कल भी 10 ही रुपए का रहेगा, तो यानी वो एक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट हो गया, फिर चाहे हम उसमें कितना भी टाइम लें। इसलिए मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। बोरोइंग यानी लेना, लेंडिंग यानी देना, लोन लेना, लोन देना। तो लेना और देना हो गया आसान। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। ये भी लास्ट पॉइंट से रिलेटेड हो गया। जो पैसा हमने किसी को उधारी पे दिया है वो उसके पास में स्टोर्ड है, मीन्स उसकी वैल्यू स्टेबल ही रहने वाली है। इसलिए मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज वांट्स इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स इन फ्यूचर। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेविंग्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है सेविंग्स। तो वो क्या होता है, फोरगोइंग करंट कंजम्पशन टू सेटिस्फाई फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। तो दैट मीन्स हम एक प्रोविजन यानी एक सोर्स बना सकते हैं जिसकी हम मदद लेंगे फ्यूचर में अपनी वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए। वो होगा उन पैसों की वजह से जो हमने अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं किए। तो यानी हम अपनी मॉनेटरी वैल्यू सेव कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, राइट। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जेएम कीन्स, मनी इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या कॉमन रहने वाला है? हमने जाना है कि वांट्स हमारी एज, जेंडर, प्रेफरेंसेस के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो यानी कि जो चीज़ आपको 16 साल की उम्र में चाहिए, हो सकता है वो सेम चीज़ आपको 25 साल की उम्र में ना चाहिए हो, लेकिन मनी आपको हर उम्र में काम आएगी और प्रेजेंट में की हुई सेविंग्स फ्यूचर में भी काम आती रहेंगी। इसलिए मनी हो गई एक कॉमन लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, तो जिस चीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं उस चीज़ को ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं। इसलिए जो हमने सेविंग्स प्रेजेंट में की थी उसको हम फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरी जगह। मनी enables ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। रियल एसेट्स लाइक, रियल एसेट्स यानी क्या? वैसे एसेट्स जो टैंजिबल हैं, यानी हम उन्हें टच, सी और फील कर सकते हैं, और वो एसेट्स हैं क्योंकि वो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। लाइक बिल्डिंग, plot, shop, agricultural land, etc. can be sold at one place and can be purchased at another place with the help of money. यानी फॉर एग्जाम्पल समझिए मुझे बैंगलोर में घर लेना है, तो मैं अपना मुंबई का घर बेचकर बैंगलोर में दूसरा घर खरीद सकती हूँ क्योंकि मेरे पास में बेचकर पैसे आ जाएंगे।
और मनी एक मीडिएटर है जो हर ट्रांजेक्शन में चलता है। वहीं अगर समझिए अगर ये बार्टर एक्सचेंज चल रहा होता है इस जमाने में भी, तो मुझे बेंगलोर में जाके कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता जिसको मेरा मुंबई का ये घर इस दाम पे खरीदना फीजिबल हो, पॉसिबल हो और वो एक्चुअल में खरीदना चाहता हो। अगर यहाँ हमारी वांट्स कोइंसाइड नहीं करती तो ये ट्रांजेक्शन टेक प्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए शुक्र है मनी का जो हमारे जीवन में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के आया। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस में हमने तीसरा पॉइंट देख लिया। पहला स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स था, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसके बाद में आ जाते हैं हम कंटिंजेंट फंक्शंस पे। कंटिंजेंट यानी क्या? जो लार्जर लेवल पर टेक प्लेस कर रहे हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर टेक प्लेस करते हैं। दैट मीन्स जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस थे उनसे ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा वो हम जानेंगे कंटिंजेंट फंक्शंस में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनली, इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। जहां भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है वहां मनी इन्वॉल्व है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने मेजर ऑफ वैल्यू वाले पॉइंट में जाना था कि हम अपने इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लाइबिलिटीज सब मॉनेटरी टर्म्स में जाहिर करते हैं। तो उसी तरह जो हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है, वो भी अपनी नेशनल इनकम मॉनेटरी टर्म्स में बताएगी, मनी टर्म्स में बताएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उनके भी जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं। लैंड को मिलता है रेंट, वहाँ काम करने वाले लेबर को मिलते हैं वेजेस, जो भी प्रोप्राइटर ने और अदर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसे हम कहते हैं कैपिटल, जिसमें मिलता है इंटरेस्ट। और फाइनली जो रियल कैप्टन है, एंटरप्रेन्योर है, उसे मिलते हैं प्रॉफिट्स। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, इसमें मदद करने के लिए उस एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं प्रॉफिट्स। तो जब इन सब फैक्टर्स को अपना मॉनेटरी रिवॉर्ड मिल जाएगा तो हम उन सब का टोटल करके उन सब की इनकम निकाल सकते हैं। और उनकी इनकम ऐसे करके बहुत सारे बिजनेसेस के फैक्टर्स की इनकम निकाल के हम फाइनली पहुंच सकते हैं अपनी नेशनल इनकम पे, जो कि होगी मनी टर्म्स में। तो सोचिए अगर मनी नहीं होती तो हम नेशनल इनकम कैसे बताते? हमारे भारत देश में 5000 बंगले हैं, 10,000 रॉ हाउस हैं, 8000 हवेलियां हैं और 1 लाख घर हैं। साथ ही में 3 लाख गाड़ियां भी हैं। इस तरह हमें अपनी नेशनल इनकम मेजर करनी पड़ती और जाहिर करनी पड़ती। तो ऑफकोर्स मनी ने सारे ट्रांजेक्शन्स फैसिलिटेट किए हैं। फिर बेसिस ऑफ क्रेडिट, हमने टाइप्स ऑफ मनी में बैंक मनी या क्रेडिट मनी के बारे में जाना था। उसमें हमने क्या देखा था कि ए की सेविंग बैंक के जरिए बी के लोन में कन्वर्ट हो रही है। ए सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए बी को लोन मिल पा रहा है। तो वही सेम बात हमें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखनी है कि जब ऐसे बहुत सारे एज अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करेंगे बैंक्स में, तब क्रेडिट मनी क्रिएट होगी जो कई सारे बी को, कई सारे बिजनेसेस को हम दे पाएंगे। तो वो सेविंग्स हो गई एक बेसिस ऑफ क्रेडिट जो होती है मॉनेटरी टर्म्स में। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो भी प्राइमरीली लोगों ने डिपॉजिट किए हैं उन डिपॉजिट के बलबूते पर क्रेडिट मनी क्रिएट होती है। क्रेडिट मनी यानी जो भी लोन्स क्रिएट हो रहे हैं, लोन देने के लिए क्रिएटेड मनी। मनी प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। लिक्विड यानी क्या? कन्वर्टेबल, यानी जो भी हमें मनी मिली है, हमने जिसको भी लोन दिया है, उससे वो बिजनेस का कोई भी एसेट खरीद सकता है। मनी में कोई कंपल्शन नहीं है कि इससे आपको कबर्ड्स ही खरीदने पड़ेंगे या हाउसेस ही खरीदने पड़ेंगे, कोई बिल्डिंग्स ही खरीदनी पड़ेंगी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, अपना स्टॉक खरीद सकते हैं या शॉप का रिनोवेशन करा सकते हैं। तो हम लोन्स में कोई ऐसी चीज दे पा रहे हैं जो लिक्विड है यानी कन्वर्टेबल है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ मनी। उसी लिक्विड बेस की बात पे बेस्ड है थर्ड पॉइंट, दैट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। हमने वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखे थे? यूटिलिटी, स्केर्सिटी, एक्सटर्नलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। तो वो वेल्थ एक्सचेंज करने का मीडियम तो हमारे पास में मनी ही है, इसलिए मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो हमने जो वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसका सेकेंड वन जो स्केर्सिटी है, उस स्केर्सिटी की वजह से हमें वेल्थ को एक्सचेंज करने के लिए मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब एक्सचेंज होता है तब ट्रांसफर होता है, इसलिए वेल्थ का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफरेबिलिटी भी आ जाता है। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट, जो हमने लास्ट पॉइंट में बात की कि वो एक लिक्विड बेस प्रोवाइड कर रहा है। लिक्विड एसेट्स यानी वो एसेट्स जो इजीली कन्वर्टेबल है। सेम बात उन्होंने लिख दी, मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट एंड एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। एसेट यानी वो चीज जो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आए। Example, a person can purchase gold and if he wants, he can sell it and purchase government bonds, securities, etc. अगर किसी इंसान ने गोल्ड यानी सोना खरीदा है तो वो उसे जब चाहे बेच के आ सकता है किसी सोनार के पास, और उसके बदले उसके पास में आ जाएगा मनी, जिससे वो और दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है। पर इन्होंने एग्जांपल में दिया है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकता है, सिक्योरिटीज खरीद सकता है। ये सब स्टॉक मार्केट की चीजें हैं।
जो अलग अलग बिजनेसेस और स्टैट्यूटरी बॉडीज इशू करती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं जब उन्हें फंड्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, total savings, total investment, etc. can be easily estimated in monetary terms. मनी है इसीलिए हम नेशनल इनकम भी मेजर कर पा रहे थे। उसी की तरह और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशन ने कितना प्रोडक्शन किया, फिर टोटल सेविंग्स कितनी हुई पूरे नेशन की, फिर जो सेविंग्स हुई उनको इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्टमेंट्स कितनी हुई, ये सब हम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट एटसेट्रा। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो किसके बलबूते पे देते हैं कि हमने कितनी इनकम कमाई, उस इनकम के हिसाब से हम अलग अलग इनकम स्लैब में जाते हैं। फर्स्ट स्लैब में 0% टैक्स, सेकंड में 5%, ऐसे अलग अलग चेंज होते रहते हैं ये सब, कि कितना टैक्स लगेगा और वो टैक्स कितना लगेगा ये सब हम बजट में डिसाइड करते हैं। वैसे ही जो ओवरऑल बजट बनाते हैं वो किस बलबूते पे, जैसे बजट में रेलवेज में गवर्नमेंट कितना पैसा इस साल देने वाली है रेलवेज के चलने के लिए, वो डिसाइड होता है कि उन्हें लास्ट ईयर कितना बजट लगा था। तो इसलिए मनी बजट बनाने के भी काम आती है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसको हटाने के लिए और रिड्यूस करने के लिए किया जाता है डीमोनेटाइजेशन, जैसा 8 नवंबर की रात को हुआ था। ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। हमने जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक टैक्स कितना कलेक्ट करना है किस इंसान से, वो सब डिसाइड होता है मनी से, कि अगले की इनकम कितनी है वो मॉनेटरी टर्म्स में पता चलता है। तो ब्लैक मनी क्या है, जिसको अगले ने अकाउंट्स में डाला ही नहीं, उसने लिखा ही नहीं कि उसे किसी सोर्स से ये मनी मिली थी, और क्योंकि उसने अपने अकाउंट्स में वो मनी दिखाई ही नहीं है तो अगर इनकम में उसकी वो आ नहीं रहा है तो उसको उसके ऊपर वो टैक्स भी नहीं भरेगा। ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम। टैक्स इवेडेड यानी जिस पे टैक्स नहीं लग पाया, ऐसी इनकम। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। लीगल भी होते हैं और इलीगल भी होते हैं। इलीगल तो हमको पता है, अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, वो सब चीजें होती है। और लीगल यानी अगले ने बकायदा कमाया था, बस उसका बिल नहीं बनाया, इनवॉइस नहीं बनवाया, इस वजह से उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई। ब्लैक मनी एनकरेजेस इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन, जो इकोनॉमी के अलग अलग स्टेजेस पे होता रहता है। देन ब्राइबरी, रिश्वत, ब्लैक मार्केटिंग, जैसे मूवी हॉल्स में, सिनेमाज में होता है ना, बाहर सारी की सारी टिकट्स किसी ने खरीद ली 200 रुपए में, अब उसे ब्लैक में बेच रहा है 400 रुपए में, तो ये हो गई ब्लैक मार्केटिंग। फिर होर्डिंग, होर्डिंग यानी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करना। समझिए किसी ने बहुत सारा नमक एक जगह का, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा का बहुत सारा नमक एक जगह पे किसी ने छुपा के रख दिया, और नमक तो हमें पता है डेली यूज की चीज है, हमेशा लगती रहती है, तो उस चीज की सप्लाई कम हो गई और डिमांड फिर कंपैरेटिवली बढ़ गई। लोगों को तो वो चाहिए, हमेशा उतना ही चाहिए जितना पहले चाहिए था, लेकिन उसकी सप्लाई कम होने की वजह से उसकी डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ गई। तो जब वो जिसने भी छुपाया था वो जब उसको बेचने के लिए जाएगा बाद में, तो अब उसकी प्राइस बढ़ा के बेच सकता है, क्योंकि उससे पूरा बोलने का हक है ना, अरे मैडम आपको नहीं चाहिए तो मत लो, मार्केट में ये चीज मिल नहीं रही है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। इस बेसिस पे वो उससे ज्यादा महंगी रेट्स पे बेच सकता है। पर हो सकता है वो अपने अकाउंट्स में दिखाएगा कि नहीं मैंने तो चीज 200 की बेची थी, पर वो बेच रहा है 300 की, तो वो हो गई होर्डिंग। दिस क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर लोग इनकम अपनी छुपाएंगे तो उस पर टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट के पास में पैसों की कमी हो जाएगी। अगर बराबर से टैक्स आती रहे, गवर्नमेंट के पास में पैसे आते रहे, तो वो नई नई स्कीम्स निकाल सकती हैं। वो स्कीम्स नहीं आएंगी, स्कीम्स नहीं आएगी तो नए नए ऑक्यूपेशंस नहीं निकलेंगे, नई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट नहीं तो फिर इनकम भी नहीं, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्या? प्रोग्रेसिव चेंजेस हेल्थ और वेलबींग के, जो डील करते हैं प्रोडक्टिविटी से। Therefore, economic, political and social instability are created in the economy due to black money. हमने देख लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी और साथ ही में स्कीम्स वगैरह नहीं आएंगी। अगर बजट कम रहेगा तो रेलवेज में भी उतने पैसे नहीं दिए जाएंगे, और बाकी भी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनमें जरूरत अनुसार बराबर बजट अप्रोप्रिएशन नहीं किया जा पाएगा, बराबर बजट अलॉटमेंट नहीं किया जा पाएगा। तो ये हो गई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। फिर जनता भड़केगी कि अरे हर चीज की महंगाई क्यों बढ़ रही है। गवर्नमेंट बोलेगी हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो क्योंकि लोगों के पास में ब्लैक मनी आ गई और टैक्स उन पे लगा नहीं, तो लोगों को हर कमोडिटी का ज्यादा प्राइस भरना पड़ेगा, और ज्यादा अफेक्ट करेगा वो मिडिल क्लास को और लोअर इनकम वालों को, जिनसे जो रिचर है वो तो रिचर बनते जाएंगे, एंड द पुअरर बिकम्स द पुअरर, क्योंकि जो अमीर थे उन्होंने टैक्स बचा लिया और जो गरीब थे उन्हें हर चीज में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए आ जाएगी सोशल इंस्टेबिलिटी। इसलिए टू कंट्रोल ब्लैक मनी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइज करने पड़े। अच्छा 500 और 1000 के क्यों किए? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास में बड़े बड़े नोट रहते हैं। अगर कोई किसी को रिश्वत देगा तो मेनली कितने की देगा? 5 लाख 10 लाख की देगा, तो वो 10-10 रुपए के नोटों में तो देगा नहीं,
500 और 1000 के नोट ही कम ज़्यादा लिए जाते थे ऐसे कामों में, इसलिए उन्होंने डिमोनेटाइज किया 500 और 1000 के नोटों को। और हमारे जैसी और भी कंट्रीज हैं जो कि डिमोनेटाइजेशन का सहारा लेती रहती है। तो इस तरह से आज हमने फंक्शंस ऑफ मनी अलॉन्ग विद कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी पूरा देख लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके काम का कंटेंट लाते रहेंगे और यूं ही सीखते और सिखाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि कल की शाम की 5:30 बजे की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो टिल देन कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। इस चैप्टर को एक बार अपने आप से रीड कीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप जल्द ही कॉमर्स के न्यू टर्म्स को इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। तो हैप्पी लर्निंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।